1999 में जब वाजपेयी सरकार वर्किंग गवर्नमेंट के रूप में काम कर रही थी, उसी समय कारगिल का घटनाक्रम होता, तो वाजपेयी सरकार ने एक पूर्णकालिक सरकार के रूप में काम किया। या नहीं देखी कि हम कार्यकारी सरकार है, हमें कुछ महीने के लिए रहना है तो हम क्यों युद्ध लड़ने जाए। वाजपेयी सरकार ने पूर्णकालिक सरकार के रूप में काम किया और विपक्ष ने भी उसका समर्थन किया कि इस समय कार्यकारी सरकार या पूर्णकालिक सरकार हमें नहीं देखना, हमें भारत सरकार की बात करनी है। ऐसी भी स्थितियां आती है। तो अगर हम आपसे प्रश्न करें वर्तमान में किस प्रकार की केंद्र में सरकार है, क्या राष्ट्रीय सरकार कह सकते हैं? नहीं, राष्ट्रीय सरकार भारत सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। विशिष्ट सरकार के रूप में एनडीए गठबंधन को लोकसभा में 350 से अधिक सीटें हैं उसके पास, तो इसलिए उसे पूर्ण बहुमत की सरकार, विशिष्ट बहुमत वाली सरकार। आपके राजस्थान में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, अल्पमत की सरकार नहीं, क्योंकि 101 से अधिक सीटें बीजेपी को मिली हुई है। तो इस तरह के भी प्रश्न कि अल्पमत की सरकार क्या होती है, बहुमत की सरकार क्या होती है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिसे जब एनसीईआरटी आप पढ़ते हो या कोई बेसिक बुक पढ़ते हो तो उसमें ये सब टर्म आपको सीखने को मिलते हैं। तो क्लास में ही हम आपसे डिस्कस कर ले रहे हैं बाद, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी ब्रेक के पहले हमने कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य संबंधों के आधार पर सरकार का वर्गीकरण किया था कि संसदीय सरकार और अध्यक्षीय। अगला वर्गीकरण होता शक्तियों के केंद्रण के आधार पर, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक, कंसंट्रेशन ऑफ पावर। शक्तियां किसमें निहित हैं? शक्तियों के केंद्रण के आधार पर सरकार को दो भागों में बांटा जाता है, एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल और यूनियन गवर्नमेंट। शक्तियों के केंद्रण के स्थान पर, शक्तियों के निवास स्थल के आधार पर सरकार को दो भाग में, एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार। एकात्मक सरकार में सभी अधिकार और शक्तियां केंद्र सरकार के पास होते हैं। राज्य सरकार या स्थानीय सरकारें अपने जीवन मरण के लिए केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। केंद्र सरकार स्थानीय सरकारों को अधिकार देता है या नहीं देता है, संविधान उसे बाउंड नहीं कर सकता। एकात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन संवैधानिक आधार पर नहीं किया गया होता, केंद्र के मर्जी के ऊपर छोड़ दिया गया होता, इच्छा के ऊपर। लेकिन संघात्मक सरकार में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों और अधिकारों का बंटवारा किया गया होता। आप देख रहे हो कि ममता दीदी केंद्र सरकार का कितना विरोध करती हैं, अशोक गहलोत जी केंद्र सरकार का कितना विरोध कर, लेकिन उसके बावजूद दोनों सरकारें काम करती रही, क्योंकि यह मोदी जी या केंद्र की इच्छा पर नहीं है। केंद्र के विरोध के बावजूद मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहे, उन पर भी तरह तरह के आरोप लगाए गए। अगर केंद्र की इच्छा पर होते तो केंद्र उनको मुख्यमंत्री पद से हटा देता, या आज केंद्र की इच्छा पर होता तो क्या अमित शाह जी ममता दीदी को एक्सेप्ट करते कि आप सरकार चलाइए, तुरंत बर्खास्त कर चुके होते। लेकिन नहीं, संविधान के द्वारा राज्यों का संवैधानिक अस्तित्व है, राज्यों की संवैधानिक सत्ता को स्वीकार किया गया। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान से राज्यों के अधिकारों का, राज्यों के क्षेत्रों का, राज्यों के किन किन विषयों पर कार्य करना होगा स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया था। संविधान की 7वीं सूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया। ऐसा क्यों किया गया? संविधान निर्माताओं को पता था कि आगे चलकर केंद्र और राज्य के बीच कोई न कोई तनाव उत्पन्न हो सकता है, गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। उस गतिरोध को दूर करने के लिए इस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था
की गई हो। तो संघात्मक सरकार जो होती है बड़े देशों के लिए अधिक उपयुक्त हो। अगर कोई देश छोटा हो तो वहाँ एकात्मक सरकार अच्छी मान, लेकिन भारत जैसे बड़े देश या अमेरिका जैसे बड़े देशों के लिए एकात्मक सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती। संघात्मक सरकार, और संघात्मक सरकार में संविधान द्वारा अधिकारों का पृथक्करण किया गया होता, अधिकारों का बंटवारा किया गया होता, पावर ऑफ सेपरेशन यहाँ देखने को मिलता, कंसंट्रेशन ऑफ पावर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था, लेकिन भारत में विशिष्ट प्रकार की संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में एकल न्यायपालिका है। सामान्यतः संघात्मक शासन व्यवस्था में एकल न्यायपालिका नहीं होती है, लेकिन भारत में एकल न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पूरे देश में लागू होते हैं। यूपी का कोई व्यक्ति अगर राजस्थान में कोई क्राइम किया है तो राजस्थान हाई कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकता है, राजस्थान का जिला न्यायालय उस पर सुनवाई कर सकता। तो भारत में एकल न्यायपालिका भी है, एकल नागरिकता भी है। अगर आप राजस्थान के नागरिक हो तो पूरे भारत के नागरिक आप माने जाए। या यह नहीं कि राजस्थान की नागरिकता अलग हो और भारत की नागरिकता अलग हो, ऐसा यहाँ पर सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। तो भारत एक संघात्मक शासन वाला देश है। भारत में संघात्मक सरकार भी है, भारत में राज्य सरकार भी है, और यह संवैधानिक व्यवस्था। देखते हो कभी कभी कुछ राज्यों में किसी कारण से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, तो वहाँ पर होता है कि जल्द से जल्द सरकार को बहाल किया जाए, चुनाव बहाल किए जाए, जिससे कि राज्य के लोगों के अधिकार उन्हें मिल सके, राज्य के अधिकार का केंद्र अपने आप उपयोग न कर सके। जैसे अभी झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही थी कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, आज सरकार विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना है सरकार को, तो यहाँ राष्ट्र, या जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात हो रही है कि वहाँ कब चुनाव कराए जाएंगे, कब उनको राज्य का दर्जा दिया जाएगा, या राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा। तो जिस तरह से दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा, क्या जम्मू कश्मीर में विधानसभा बनाई जा सकती है, तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर चुका है कि लद्दाख को हम राज्य का दर्जा नहीं देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को इन फ्यूचर में हम राज्य का दर्जा देंगे, विधानसभा क्रिएट करेंगे, लेकिन लद्दाख को नहीं देंगे अभी, क्योंकि वह सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर केंद्र का नियंत्रण होना जरूरी है। तो यह हमने सरकार के बारे में आपको बताया। यहाँ पर किसी को कुछ पूछना? जब हम आपको लिखाएंगे अभी बेसिक, तो हम सब कुछ आपको इंग्लिश हिंदी दोनों टर्म हम आपको जो करा देंगे, चाहे वो पहले की हो चाहे अभी हो। अभी हमने यही कहा कि सरकार के दो स्वरूप होते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट, या यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। हाँ, क्या कुछ पूछना है या कोई समस्या? एक मिनट बैठ जाओ, उधर के लोग बीच से कुछ हलचल हुई है, क्या कुछ प्रश्न पूछना है या किसी अन्य कारण से आप लिखवा? मैंने बेटा पहले ही कहा है कि आज समझ लो, कल से मैं राइटिंग भी कराऊंगा और लिखवाऊंगा भी, समझाऊंगा, दोनों राइटिंग और समझाना। आज पहले दिन केवल आपको एक लिसनर बनना है, एक श्रोता बनना है। कल से आपके अनुसार हम चलेंगे, जैसा आदेश करोगे उस आदेश का पालन होगा, क्योंकि आप भावी प्रशासनिक अधिकारी हो, तो इसलिए आपके आदेश के अनुसार। आज समझ लो, बेसिक है आपको, एक टर्म संबंधित चैप्टर्स में फिर रिपीट होंगे, जो पहले इसलिए बता दे रहे हैं कि उस समय में इन पर अधिक फोकस न करना पड़े। तो अभी हमने सरकार के स्वरूप को लेकर के बताया, या कुछ और टर्म्स हमने बताया। अब उसी को तीन शब्द और अभी हम अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, विधेयक, बिल, और अधिनियम, एक्ट, इन तीन शब्दों के बारे में हम आपके साथ चर्चा परिचर्चा करेंगे। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस,
विधेयक, बिल और एक्ट, अधिनियम। इसके पहले एक वर्ड है, आज के न्यूज़पेपरों में है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर। वित्त मंत्री महोदया ने कहा कि हम जल्द ही एक व्हाइट पेपर जारी करने जा रहे हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि व्हाइट पेपर क्या होता है? क्या नहीं, अध्यादेश बेटा अलग होता है, व्हाइट पेपर अलग होता है, ब्लू पेपर अलग होता है। हाँ, भारत में व्हाइट पेपर जारी किया जाता है, भारत में ब्लू पेपर नहीं जारी किया जाता है। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अभी इसकी जारी करने की जरूरत नहीं है, यह आपका चुनावी स्टंट है। इस समय कौन सी स्थिति है कि आप व्हाइट पेपर जारी कर रही हैं? तो वित्त मंत्री महोदया ने कहा कि आपके कारनामे देश के सामने लाने के लिए मैं व्हाइट पेपर जारी करने जा रही हूँ। तो आपको राजनीतिक पहलुओं पर नहीं पढ़ना, लेकिन आपका होता क्या व्हाइट पेपर इतना ही जानना। पिछली सरकार के जो क्रियाकलाप थे ना, उनको व्यक्त करने के लिए। हाँ, केवल बेटा पिछली सरकार के ही नहीं, किसी भी विषय पर वर्तमान सरकार अपने भी क्रियाकलाप के संदर्भ में व्हाइट पेपर ला सकती है। व्हाइट पेपर केंद्र सरकार भी जारी कर सकती है, व्हाइट पेपर स्टेट गवर्नमेंट भी जारी कर सकती है, व्हाइट पेपर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी जारी कर सकता है। यह एक गंभीर विषय होता है। किसी विषय के बारे में समग्र जानकारी देने के लिए कि विगत वर्षों में इस संदर्भ में क्या स्थिति रही है, जब सरकार द्वारा कोई स्पेसिफिक दस्तावेज जारी किया जाता है तो इसे व्हाइट पेपर कहा जाता है। सरकार अपनी भी बारे में जारी कर सकती है, पिछली सरकार के बारे में भी जारी कर सकती है। ब्लैक मनी को लेकर के पी चिदम्बरम साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो 97 में व्हाइट पेपर जारी किया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी जब गृह मंत्री थे तो उन्होंने आतंकवाद के संदर्भ में एक व्हाइट पेपर जारी किया था। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि व्हाइट पेपर केवल पिछली सरकार के क्रियाकलापों के बारे में ही, बल्कि व्हाइट पेपर वर्तमान सरकार अपनी गतिविधियों के संदर्भ में भी जारी कर सकती है। वित्त मंत्री महोदया ने कहा कि व्हाइट पेपर हम 2 जारी करेंगे, 2004 से 2014 के देश के संदर्भ में देश की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति क्या रही, और दूसरा व्हाइट पेपर 2014 से लेकर के अब तक के बारे में जारी करेंगे। हम दोनों का एक कंपैरेटिव स्टडी देश के सामने रख रहे हैं। तो व्हाइट पेपर इकोनॉमिकल इश्यूज पर भी लाया जा सकता है, नॉन इकोनॉमिकल इश्यूज पर भी लाया जा सकता है, कल्चरल इश्यूज पर भी लाया जा सकता, नॉन कल्चरल इश्यूज पर भी लाया जा सकता। व्हाइट पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी ला सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी ला सकती है। व्हाइट पेपर पर सदन में चर्चा भी कराई जा सकती है, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के अनुमति से संबंधित सदन में सरकार को उस चर्चा में के दौरान जवाब देना पड़ता है। क्लियर हुआ? भारत में इसे व्हाइट पेपर का नाम दिया गया, विदेशों में किसी देश में ब्लू पेपर, किसी देश में रेड पेपर, अलग अलग देशों में नाम दिया गया। भारत में व्हाइट पेपर है। आज के न्यूज़पेपरों ने अक्सर इसको प्रमुखता से कहा कि वित्त मंत्री महोदया ने कहा, हालांकि उन्होंने बजट में 1 फरवरी को ही कह दिया था कि हम एक व्हाइट पेपर लाएंगे। कल उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारे व्हाइट पेपर के 2 भाग होंगे, 2004 से 14 और 14 से 24 अब तक का स्थिति, क्योंकि चुनाव में जाना है, उनको कुछ न कुछ कांग्रेस की बुराई भी दिखानी है और अपनी अच्छाई भी दिखानी है। लेकिन चुनाव के पहले भी जारी किया जा सकता चुनाव, इस पर कोई प्रतिबंध सरकार पर नहीं लगाया जा सकता कि आप व्हाइट पेपर न जारी करिए। कांग्रेस कोर्ट में नहीं जा सकती कि सरकार को रोकिए कि व्हाइट पेपर जारी न करे। कोर्ट पूछ सकता है कि आपको आपत्ति क्या है। वह सरकार है तो अपने अनुसार काम करेगी, वह देश के सामने परफॉर्मेंस के बारे में, प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में जानकारी रखना चाहती है, तो आप क्यों रोक रहे हो इत्यादि। क्लियर हुआ? तो यह व्हाइट पेपर के।
अब आगे हमें डिस्कस करना अध्यादेश, विधेयक और अधिनियम, तीन शब्द, ऑर्डिनेंस, बिल और एक्ट। तो पहले हम बिल की चर्चा करेंगे, विधेयक के। जब विधानसभा या संसद में राज्य की बात करते हैं तो विधानसभा या विधान परिषद में, संसद की बात करते हैं तो लोकसभा या राज्य सभा में। जब विधानसभा या विधान परिषद या लोकसभा या राज्यसभा में कानून बनाने का कोई मसौदा प्रारूप प्रस्तुत किया जाता तो इसे क्या कहा जाता? विधेयक कहा जाता। विधेयक कानून का एक मसौदा होता, उसे अभी कानून का एक ड्राफ्ट पेपर होता है। जो बिल होती है, बिल इज ए ड्राफ्ट पेपर ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स, या कानून का एक मसौदा होता है, दस्तावेज। अभी इसे संसद की एक्सेप्टेंसेज नहीं मिली होती है, संसद में इस पर विचार विमर्श होना बाकी। जब विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया और राष्ट्रपति महोदय या महोदया उस पर साइन कर देते हैं, तब वह विधेयक से क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। कभी कभी बहुत विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, सरकार वापस ले लेती है। तो अभी आप सामान्य शब्दों में इतना ही समझना कि विधेयक क्या होता है? कानून बनाने का एक मसौदा होता। कानून बनाने का काम किसका है? विधायिका का। कानून बनाने का मसौदा कौन प्रस्तुत करता है? सरकार में बैठे हुए लोग करते हैं, संसद सदस्य द्वारा। तो विधेयक सामान्यतया सरकार के लोगों द्वारा, मंत्रीगण द्वारा, लेकिन कभी कभी गैर मंत्रियों द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए विधेयक को सरकारी विधेयक और प्राइवेट विधेयक दो भागों में बांटा जाता है, प्राइवेट बिल एंड गवर्नमेंटल बिल। जब मंत्री द्वारा किसी विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? सरकारी विधेयक का। बहुत एक लाइन की परिभाषा, जब कानून बनाने का कोई प्रस्ताव किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बिल, सरकारी बिल। अगर कानून बनाने का कोई ड्राफ्ट किसी मंत्री द्वारा नहीं प्रस्तुत किया जाता है, केवल किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली या विधान परिषद के द्वारा, इसे क्या कहा जाएगा? प्राइवेट बिल कहा जाएगा। प्राइवेट बिल पास कराना इतना आसान नहीं होता। एक संसद सदस्य या विधायक के लिए विधेयक को पास करा पाना संभव नहीं होता जब तक कि उसे सत्तारूढ़ दल का समर्थन नहीं मिला हो। तो क्लियर हो गया, सरकारी बिल और प्राइवेट बिल में अंतर क्या? केवल प्रस्तुतिकरण को लेकर है, प्रेजेंटेशन के तौर तरीके को लेकर। सरकारी बिल हमेशा किसी न किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, और प्राइवेट बिल जो होगा किसके द्वारा? गैर मंत्री, जो ऐसे सदस्य जो मंत्री नहीं है। क्लियर हुआ? नहीं, आम जनता द्वारा संसद में कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाए। आम जनता को संसद में बोलने का, संसद में जाने का अधिकार नहीं होता, या विधानसभा या विधान परिषद में जनता सुझाव दे सकती है। सरकार कभी कभी लोगों से सजेशन मांगती है कि इसके बारे में आप सुझाव दें। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है, उससे सरकार वह कमेटी लोगों से सुझाव मांग रही है कि आपके ओपिनियन क्या है। या 3 तलाक को लेकर भारत सरकार ने जो कानून बनाया, उसके पहले लोग सरकार ने मुस्लिम समाज की महिलाओं से सुझाव मांगा था, या देश के अन्य लोगों से सुझाव मांगा था। लेकिन जो बेटा आपका प्रश्न, क्या हम कोई कानून बनाने का प्रस्ताव
संसद में प्रस्तुत नहीं कर सकते तो आपको ये अधिकार नहीं है। आप सुझाव दे सकते हो, प्रधानमंत्री को पत्र लिख सकते हो, कानून मंत्री को पत्र लिख सकते हो, राष्ट्रपति को पत्र लिख, अगर वह चाहें तो आपके पत्र पर विचार करके सरकार को इस दिशा में कदम उठाने के लिए कर सकते हैं। अगर आपका सुझाव डायनेमिक है, वैल्यूएबल है, तो उनके ऊपर निर्भर, लेकिन डायरेक्टली आपको कोई राइट नहीं है। क्लियर हो गया? प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल में, सरकारी बिल और प्राइवेट बिल में, गवर्नमेंट बिल या पब्लिक बिल, सरकारी बिल को पब्लिक बिल भी कहा जाता है। फिर विधेयक एक संविधान संशोधन बिल भी होता है, सामान्य बिल भी होता है, मनी बिल भी होता है, फाइनेंस बिल भी होता है। तो अभी हमने केवल विधेयक की परिभाषा बताई, सरकारी विधेयक बताया, निजी विधेयक बताया। हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल, ऐसा विधेयक जिसके माध्यम से संविधान में संशोधन किया जा रहा हो, कोई नई व्यवस्था की जा रही हो, संविधान के किसी आर्टिकल में चेंज लाया जा रहा हो, संविधान के किसी शेड्यूल को बदला जा रहा हो, संविधान